तो स्टूडेंट्स, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखिए, उसके ऑर्डर में इसको लिखा गया है, सबसे छोटी वैल्यू से जाते हुए सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ। इस टेबल का कैसे यूज किया जाएगा वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जब तक ये यूनिट चलेगी ये टेबल ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इस टेबल के बिना पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। इसमें हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में भी सीरीज दी गई है, लेकिन उसमें शायद इतने सारे जो केमिकल स्पीसीज है उनके लिए वैल्यू ना दी गई हो, कुछ कम दी गई होंगी। तो जब बोलूंगा तो आपको साफ साफ नजर भी आ जाएगा, ठीक है। और इसको इसलिए छोटा छोटा लिखा गया कि इसको बड़ा बड़ा लिखता तो लगभग इतना स्पेस ले लेती, और इतने से स्पेस के अंदर मुझे पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके चलनी पड़ती, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो कैसे इसका यूज होगा वो हम इसमें देखेंगे। आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह लॉजिकली समझ में आएंगी। मैं कोशिश करूंगा आपको रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो आपको ये बताएगी कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें जो हीट निकलती है उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाए, ठीक है। या फिर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पास करके रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो, केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करे, इस चीज की नॉलेज हमें जिस ब्रांच में मिलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एक चीज को समझना, इसमें एक टर्म यूज हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। आप सब इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। देखिए, अगर आप देखिए 11th में एक यूनिट रेडॉक्स रिएक्शन, तो आप ये मत सोचना मैं कहूंगा कि अगर आपको वो नहीं आती तो यहां प्रॉब्लम होगी। नो डाउट प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रेडॉक्स रिएक्शन के जो जो कॉन्सेप्ट यहां यूज होने वाले हैं मैं उसको यहीं पे बता दूं, ठीक है। तो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन छोटा सा मैं इसके बारे में बताऊं तो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक केमिकल स्पीसी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी केमिकल स्पीसी इलेक्ट्रॉन लेती है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो होगा इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेंट, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे बोलते हैं रिडक्टेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे ऑक्सीडेंट और देने वाले को रिडक्टेंट। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो हल्की हल्की टर्म यूज करूंगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अधिकतर यूज करूंगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीडेशन, जो लेगा उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये जो हमारी यूनिट है, इस यूनिट की जो स्टडी है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। किस किस पर? सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल,
और तीसरा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ये तीन खत्म होंगे आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। बोलने में बहुत सिंपल लगता है, इतना है नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा जैसे सॉल्यूशन में लगा, क्योंकि मेरे लिए भी बिल्कुल स्टार्टिंग थी, बिल्कुल नॉलेज नहीं उस चीज की, और यंग जनरेशन को जितना टेक्नोलॉजी की नॉलेज है भाई हम थोड़ा सा पीछे रह गए उससे। तो अब लेकिन ये कि हाँ चीजें सारी समझ में आने लगी है, तो अब फटाफट सिलेबस खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से उसमें आपको लगभग 3 महीने के आसपास लग गए, इसे खत्म कर देंगे हम 12 से 15 दिन के अंदर। अब ये मत सोच रहा 2 दिन में, ऐसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ा के चले जाएंगे। आपको ढंग से इसको सीखना समझना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगाना ही पड़ता है, ठीक है, पर जल्दी खत्म करेंगे, इसमें टाइम ही लगाएंगे। देखिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। देखिए सेल को लेकर ना बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन होता है। वो क्या कंफ्यूजन होता है मैं बताता हूं। पहले मैं इसके टाइप्स की बात करता हूं। हमारे पास जो बेसिक टाइप्स है सेल की, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कई बार क्या होता है बच्चे को कुछ कंफ्यूजन रहता है, किस बात का। केमिस्ट्री में टीचर बोल रहा होता है कि देखिए एनोड पर आप माइनस चार्ज लेकर चलेंगे और कैथोड पर प्लस चार्ज लेकर चलेंगे। फिजिक्स में टीचर बोल रहा होता है एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ये हम कैसे याद करें, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये ऐसे है कि वैसे, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। दोनों सही बोल रहे हैं, लेकिन किस तरह से बोलना चाह रहे हैं मैं आपको बातें समझाता हूं। देखिए पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब यहां एक बात ध्यान रखना, मैं इन दोनों में डिफरेंस नहीं बता रहा हूं कि मैं कहूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं। अभी सिर्फ मैं बेसिक सी बात बता रहा हूं कि देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ अंतर होता है। तो अंतर क्या होता है कि आप उसे पहचान सके एक बार ऊपरी तौर पे। मैं अभी फिलहाल वो चीज बता रहा कि कैथोड एनोड वाली जो दिक्कत रहती है वो क्यों रहती है, दोनों सही है। जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी आपके सवालों के जवाब आपको मिलने लग जाएंगे। देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, दूसरी बात सबसे मेन क्या है, इस डिवाइस में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। ठीक है, जबकि इसकी बात करें, इसमें क्या होगा, देखो इसमें बैटरी है, इसमें कोई बैटरी नहीं है। और बैटरी का लगना मतलब होता है एक्सटर्नल सोर्स का यूज किया जाना। और जब भी हमें किसी चीज को करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पर केमिकल रिएक्शन होती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने में यूज होता है कि ये स्पॉन्टेनियस। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि जहां भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स, मतलब वहां पे क्या होगा आपका
ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट पर केमिकल एनर्जी मतलब प्रोड्यूस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जबकि इसमें केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो हीट निकलती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है, इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे आगे। सिर्फ ये कि दोनों चीज अलग अलग है। अब इसमें एक बात तो ध्यान रखनी है आपको, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें मेरे लेफ्ट साइड मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट जो आपकी इलेक्ट्रोड है इस पर माइनस चार्ज है और राइट वाली पर प्लस है। जो लेफ्ट वाली जिस पर माइनस चार्ज है इसको बोलते हैं एनोड, ठीक है, और राइट वाले जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसे बोलते हैं कैथोड, ठीक है। जबकि अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ा गया है उसे बोलते हैं एनोड, और जिसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया उसे बोलते हैं कैथोड। फिजिक्स में जब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यूनिट पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे ये वाला सेल बनाया जाता है, तो उसमें तो क्या होगा, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव चार्ज ही होगा। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे होते हैं। जब केमिस्ट्री में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ना होता है जहां पे एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप कहोगे यहां तो चलो लॉजिक हमें समझ में आया कि बैटरी में एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा है एक तरफ पोटेंशियल कम है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ज्यादा पोटेंशियल वाले टर्मिनल से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कम पोटेंशियल वाले जुड़ा हुआ है उस पे क्या आ गया, नेगेटिव। यहां पे तो लॉजिक समझ में आ गया कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डेवलप हुए। यहां समझ नहीं आ रहा कि यहां पे इस पे माइनस कैसे बोल दिया आपने और इस पे प्लस कैसे बोल दिया, तो इसकी भी बात करते हैं आगे। चलिए देखते हैं कैसे ये सब चीजें आती हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने सेल दिखाई थी उससे मैं बोल रहा था कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रोड रखी है वो एनोड है और राइट वाली कैथोड है। इसके लिए हमें समझना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए सबसे पहले से मेजर कैसे करते हैं, इसे मेजर करते हैं जब हम किसी सेल को, मैं पहले सेल बना दूं कुछ यहां पे, देखिए जब किसी इलेक्ट्रोड को इसी के मेटल आयन के एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो पहले समझते हैं इस चीज को कि मैंने जो लाइन अभी बोली है उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मैंने माना मैंने यहां पे इलेक्ट्रोड दिए जिंक की, जिंक इलेक्ट्रोड, और जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन है ZnSO4 का, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब पानी में मैंने जिंक सल्फेट घोल रखा है, ठीक, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी लेके चलनी है मुझे, 1 मोलर, 1 मोलर ZnSO4। तो देखिए 1 मोलर ZnSO4 का पहले तो मतलब समझ लो क्या है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है ये, मान लो मेरे पास एक कंटेनर था, कोई बीकर था, उसमें 1 लीटर मैंने सॉल्यूशन दिया, तो वॉल्यूम मैंने कितनी रख ली यहां पे, वॉल्यूम मेरे पास है 1000 ml। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जिंक सल्फेट का, जिंक का होता है 65, 65 में आप 32 ऐड कर देंगे क्या आएगा 97, 97 में आप 64 ऐड कर देंगे, हाँ ये आ गया आपका 161, ये आ गया आपका 161 ग्राम पर मोल, है ना। एक चीज देखो आप, अब
मुझे क्या करना है, 161 आ गया ये। तो अब यहाँ पे ये 1000, ये 161। W2 की कितनी वैल्यू पुट करूं कि मेरा M 1 आ जाए, मेरी मोलरिटी 1 आ जाए? तो आप कहोगे 161 ही पुट करो। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 161 ग्राम क्या है, ZnSO4 घुला हुआ है। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो है उसका बीकर भरा हुआ है, उसमें से मैंने कुछ निकाल लिया। जब उसमें से कुछ निकालूंगा तो मोलरिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल आपको दिया था, मोलरिटी को आप मान लिया करो खटास या मिठास। जैसे आपने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दी, उसे घोल दिया, वो मीठा हो गया। अब अगर मैं इस ग्लास को आधा इसमें रखूं और इसमें से आधा पानी दूसरे में डाल दूं, तो ऐसा नहीं कि इसकी मिठास आधी हो जाएगी। क्यों? जब आप इसकी एक भी सिप लेंगे, एक भी घूंट लेंगे, तो उस घूंट में क्या है, एक घूंट मान लो आपने ली 10 ml की, तो 10 ml में जब पूरा भरा हुआ था तब जितने शुगर के पार्टिकल्स थे उतने ही पार्टिकल्स तब होंगे जब आपने इसमें से आधा पानी इसमें डाल दिया हो। तो इसलिए हर एक 10 ml या हर एक ml में शुगर पार्टिकल की संख्या क्या है, सेम है, भले मैं इसको आधा लूं या पूरा लूं। तो ऐसे ही उसमें से कुछ क्वांटिटी निकालने से मोलरिटी चेंज नहीं होती है। तो उसमें उसको मैंने यहां भर दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने मेटल को रखा, मेटल के इलेक्ट्रोड को इसके एक्वस सॉल्यूशन में, अब जैसे भी इसको रखता हूं, यहां पर क्या होगा, एक चीज पैदा होगी जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और एक को बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। 2 टर्म होंगी। ठीक है, व्हेन मेटल प्लेस्ड इन its own ions aqueous solution. 3 conditions, 3 possibilities arises. 3 कंडीशंस पैदा होंगी। या मैं कहूं उससे पहले एक बात लिखूं कि सॉल्यूशन प्रेशर and osmotic pressure produced। अच्छा जी, ये क्या होता है सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर? तो क्या था, देखो हमारे पास जो एक मेटल है, इसमें सारे क्या है, मेटल के एटम्स होंगे। यहां मेटल के एटम्स होंगे, तो मेटल के जो एटम है उनके इलेक्ट्रोड को छोड़ के सॉल्यूशन में जो जाने की टेंडेंसी होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। तो सॉल्यूशन प्रेशर में क्या होगा, जो मेटल है इसके एटम सॉल्यूशन में जाने लग जाएंगे। सॉल्यूशन में जाने का मतलब होता है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड है ना, तो अगर जिंक को घुलना है पानी में तो Zn की फॉर्म में नहीं घुल सकता, वो उसे Zn+2 में जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब इस पे क्या आ जाएगा, ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम से आयन में। ऑस्मोटिक प्रेशर इसका उल्टा होता है कि यहां पे जो आयंस घूम रहे होंगे इस मेटल की, उसके यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर चिपक जाने को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। चिपकेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा वो। तो मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन के आयंस है, सॉल्यूशन के जो आयंस है, उन आयंस का एटम में कन्वर्ट हो जाना, मतलब इलेक्ट्रोड पर चले जाना, वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या बोलता है, जैसे आपने उसमें डाला, या तो मेटल जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाएगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, या जो एक्वस सॉल्यूशन उस मेटल के आयन थे वो इलेक्ट्रोड पे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। दो में से कोई एक टेंडेंसी होगी, मतलब सॉरी, ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां पे 3 टेंडेंसी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, देखिए पहले मैं बात करता हूं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट, जिसमें मैं ये मानकर चलूंगा कि जो सॉल्यूशन प्रेशर है, सॉल्यूशन प्रेशर वो ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, फिर बात करेंगे हम केस 2 की, कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन प्रेशर से। और
अगर बात करूं मैं केस थर्ड की, तो इसमें क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से इन केसेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा केस फर्स्ट को। मैंने क्या किया, जिंक की इलेक्ट्रोड ली, जिसको कि ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी थी 1 मोलर। अब होता क्या, जैसे इसको डालते हैं तो यहां पे हमने क्या देखा, इसका क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है। सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो इस पर जिंक मौजूद है सॉलिड स्टेट में, वो जिंक के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Zn2+ में। एक्वस मतलब क्या है, और जो पानी है, जो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन इसका, इसमें जाना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या था, जब मैंने इलेक्ट्रोड नहीं डाली थी, जब मैंने इलेक्ट्रोड इसमें डाली नहीं थी, तो इसमें क्या था, सिर्फ ZnSO4 का सॉल्यूशन था 1 मोलर। और जैसे हमने इसको डाला था इसके अंदर, तो हुआ क्या था, ZnSO4 टूट गया था आपका, ZnSO4 आपका Zn2+ प्लस SO4 2-। इस तरह जो आयन थे पानी के मॉलिक्यूल से घिर गए थे इस तरह से। ठीक है, तो इसमें बराबर संख्या में क्या था, 2+ और 2-। तो ये सॉल्यूशन क्या था, पहले न्यूट्रल था, ये पहले न्यूट्रल था। अब जैसे मैंने इसको इसमें इस मेटल को डाला, तो इस मेटल ने क्या किया, इस मेटल की टेंडेंसी क्या थी कि इस मेटल का सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा था, मतलब इसमें मेटल से आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा थी। तो यहां से टूट के क्या हुआ, Zn+2 इसमें आने लग गया। तो देखो पहले कुछ Zn+2 इसके अंदर था और कुछ SO4-2 था, और वो संख्या में क्या थे, बराबर थे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल था। जब इसका भी टूट के गिरेगा तो आप जरा सोच के देखिए क्या होगा। अब Zn2+ की संख्या इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी और इस सॉल्यूशन पे क्या आ जाएगा, जो पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन था अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सॉल्यूशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जिंक ने खोए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, वो इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर फैल जाते हैं ऐसे, इस तरह से। ये धीरे धीरे क्या होगा, Zn2+ की फॉर्म में जाता जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस पे आते जाएंगे इस तरह से। ठीक, तो अब कुछ देर के बाद मैं क्या देखता हूं, अब कुछ देर के बाद क्या होता है, जब यहां से जिंक टूट के जा रहा है तो ये इलेक्ट्रोड पतली हो जाएगी, है ना, ये इलेक्ट्रोड थोड़ी पतली हो जाएगी। ठीक, और इस इलेक्ट्रोड पे क्या फैला हुआ है, माइनस चार्ज, जो कैसे आया है, जब जिंक आपका Zn2+ में गया है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए थे वो इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर आ जाते हैं। अब क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ ज्यादा हो जाएगा, भाई पहले दोनों बराबर थे Zn2+ और SO4-2, जब इसने जिंक लूज किया उसे बैलेंस करने के लिए माइनस, कोई अनायन तो है नहीं, तो यहां पे संख्या किसकी बढ़ गई, Zn2+ की। जब उसकी संख्या बढ़ गई है तो इस इलेक्ट्रोड के करीब भी किसके होने के चांसेस ज्यादा है, जिनकी संख्या ज्यादा होगी। और किनकी संख्या ज्यादा है, कटायन की, अनायन के मुकाबले। तो कटायन की संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है, और वो कटायन कौन है, Zn2+, तो इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या होगा, Zn2+ इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। और वैसे भी इलेक्ट्रोड पर आ चुका है माइनस चार्ज, तो SO4 2- इसके क्या है, करीब जाएगा, तो वहां से रिपल्शन उसको फील होगा, ये आ गया। और जो SO4 के कुछ एक SO4 है जो कि संख्या में कम है, उनको मैं यहां दिखा रहा हूं इस तरह से। तो अब इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव बढ़ गया। अब यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रिकल लेयर्स पैदा हो गई हैं, कौन कौन सी, एक तो पहली इलेक्ट्रिकल लेयर जो है वो इस इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं ना, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल लेयर, ये क्या है आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल
लेयर। और जो यहां पर आप Zn2+ देख रहे हैं लिखे हुए, यह है सेकंड इलेक्ट्रिकल लेयर। इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। इन दो इलेक्ट्रिकल लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जो चार्जेस का डिफरेंस होता है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो बुक जब इसको लिखती है तो कैसे लिखती है? इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हेन a metal is placed in an aqueous solution of its own ions। जब एक इलेक्ट्रोड को इसकी मेटल इलेक्ट्रोड है, ये जिस मेटल से बनी है, इसकी मेटल के आयंस के एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाता है, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रिकल लेयर, क्योंकि माइनस चार्ज पे फैला हुआ इलेक्ट्रोड। और सेकंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मतलब सेकंड इलेक्ट्रिकल लेयर क्या है? जो इलेक्ट्रोलाइट वाला है, जो इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ हिस्सा है। इनके बीच जो चार्ज का डिफरेंस है वही क्या है? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इस इलेक्ट्रोड पर क्या चार्ज आया? माइनस चार्ज आया ना, क्योंकि इस पे क्या इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो जो इस तरह की इलेक्ट्रोड होती हैं, जो कि जिनमें सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, इनको बोला जाता है एनोड। ये क्या है आपका? इस पे आ गया माइनस चार्ज, और इसे क्या बोला जाएगा? एनोड। तो यहां से अभी मैंने आपको यह बताया है कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज किस तरह से आता है। अब बात करेंगे हम कैथोड की, कि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। ठीक है, तो इधर चलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? जितने भी आप यहां पे देखो, मैंने यहां पे क्या ना, पर्पल कलर से 2H++2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2 0 वोल्ट ये बनाया हुआ है। तो इससे ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं उन सबकी SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। तो इन सभी का क्या होता है? सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। ठीक है, जो जितनी ज्यादा ऊपर है उसका सॉल्यूशन प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा, उस पे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, एक बात और है, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से कंपेयर मत कर देना। कभी आप ये सोचो कि क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, इसीलिए इन सभी पर माइनस चार्ज लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये माइनस कहां से आता है? जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करेंगे कैथोड की, मतलब केस सेकंड की, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन प्रेशर से। मैं पहले इसको सेव कर लूं, क्या लाइट चलेगी बीच में, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे सारा। देखिए यहां पर बात करते हैं हम लेंगे कॉपर क्यों लेंगे? जो इससे नीचे वाले हैं, है ना, H2 से नीचे वाले, उन सब की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी, और क्योंकि स्पेस नहीं बचा था मैंने यहां लिख दी। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? इन सब का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा आता है। मतलब इनके ये जो मेटल होंगी उनको जब उनके एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में जो आयन घूम रहे हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोड पे चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोड के मेटल की टूट के मेटल आयन में कन्वर्ट होके एक्वस सॉल्यूशन में घुलने की टेंडेंसी कम होगी। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोड पर चिपकने वाले ज्यादा है, टूटने वाले कम है, तो इलेक्ट्रोड मोटी हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रोड क्या थिक हो जाएगी, वहां पे उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। जैसे ये क्या हो गई, ये नैरो हो गई पहले के मुकाबले, टूट के वो क्या होगी, ऐसे बढ़ जाएगी। तो देखिए कैसे इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले तो क्या है, मैंने CuSO4 लिया, सेम कंडीशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 लिया। तो जब मैं 1 मोलर CuSO4 लूंगा, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, जब वो टूटेगा तो आपका Cu2+ SO4 2- देगा, है ना। तो बराबर संख्या में कटायन और अनायन है, तो सॉल्यूशन तो क्या होगा, न्यूट्रल मतलब क्या, जितने मेरे पास कटायन है भाई उतने मेरे पास अनायन है। तो सॉल्यूशन पर नेट चार्ज कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप कर दी,
और उस इलेक्ट्रोड को डिप करने का फर्क क्या पड़ा वो देखिए। 1 2 3 और ये 4 है तो इसको भी 4 ही बनाएंगे। देखिए ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है, कॉपर के इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिप करता हूं तो इसमें क्या होता है, यहां से कुछ, अच्छा एक चीज बताता हूं मैं, यहां पे मैं एक बात बताना भूल गया। ये ऐसे टूट टूट के जा रहे थे, जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब क्या है, यहां इतने Zn2+ इकट्ठे हो जाएंगे कि अब कोई नया Zn2+ वहां जा नहीं पाएगा, प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब क्या होगा, अगर एक टूट पे गया, मान लो एक यहां से मेटल से डिटेक्ट मतलब मेटल से हटके क्या हुआ, मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ, तो इसके आसपास का जो कोई ना कोई जो मेटल आयन का होगा ना, ये एक्वस सॉल्यूशन का जो हिस्सा है, ये इस पे चिपक जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन बदलेगी नहीं, अब इतनी बनी रहेगी। 1 मोलर से जितनी बढ़ के ये आ चुकी होगी कि भाई हाँ, अब इसके बाद और नहीं बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ने का मतलब है प्रोसेस नहीं रुका, प्रोसेस तो हो रहा है, पर जितना जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होगा उतना ही जो पहले से घुला हुआ Zn2+ वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, उस पर चिपक जाएगा। ऐसी कंडीशन में पहुंचने के बाद जो इन दोनों इलेक्ट्रिकल लेयर्स में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपने डाला और 1 मिनट के बाद ही मेजर कर लिया, अगर 1 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम नहीं आया है और आपने इसे तब मेजर किया तो क्या होगा, उसकी वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि आगे जैसे टाइम बीतेगा और आयन और मेटल टूटेंगे इसके आयन की फॉर्म में, तो लगातार चार्ज में क्या होगा, और डिफरेंस आता जाएगा। तो जो हम वैल्यू मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो कहां करते हैं, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। अब चलते हैं ऐसे इसमें, तो यहां पे क्या हुआ, इसकी टेंडेंसी कैसी थी, इसकी टेंडेंसी ऐसी थी कि जो घुला हुआ Cu2+ है उसके चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा है और इसमें से टूट के गिरने की टेंडेंसी कम है। तो एक ऑब्वियस सी बात है, जब Cu2+ इस पे चिपकेगा धीरे धीरे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट था उसका कटायन जब इलेक्ट्रोड पे चिपक रहा है, न्यूट्रल हो रहा है और चिपकेगा तो क्या करेगा, ये देखो समझना इस चीज को। Cu2+ जो कि एक्वस सॉल्यूशन का हिस्सा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और कहां चला जाएगा, कॉपर सॉलिड स्टेट में। ये ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री के अंदर कि जब भी आप किसी चीज को चार्ज की फॉर्म में दिखाएंगे और वहां पे एक मतलब कोई वो भी है, सोलवेंट भी है, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज ना सॉल्यूशन का हिस्सा बन चुकी है, मतलब सॉल्यूशन में घुल चुका है। और जब न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, वो आपका, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं खासतौर पे यहाँ पे, तो न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, तो या तो वो नीचे बैठ जाएगा या किसी चीज पे आके चिपक जाएगा, और गैस होगी तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन का हिस्सा था वो इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, यहां चला जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे, देखो मेटल जितनी भी होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कम, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत इजी है। तो जितने भी आप मेटल्स पढ़ते हैं, अधिकांश मेटल, लगभग अधिकांश सभी मेटल वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कॉपर भी क्या है, मेटल है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। तो अब क्या होगा, इसके पास जब चिपकेंगे, यहां पे गए तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोड होने लगी मोटी, ये इलेक्ट्रोड मोटी होने लगी इस तरह से। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या रह गया, सॉल्यूशन में से Cu+2 आयन तो कम होते चले गए। अब जब ये कम हो गए हैं, देखिए इलेक्ट्रोड मेरी कुछ ऐसी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन का वेट बढ़ चुका है, इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ गया है। सॉल्यूशन में अधिकांश क्या रह गए हैं, SO4 2-। ऐसे, और Cu+2 क्या रह गए मेरे पास, कम रह गए हैं। ठीक, तो अब क्योंकि अब क्या है, अनायन ज्यादा है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ भी किसके होने के चांसेस ज्यादा है, अनायन के ही होने के चांसेस ज्यादा है। तो अनायन जो है ये घेर लेंगे आपकी इलेक्ट्रोड को। अब यहां पे एक सवाल उठता है, देखो यहां तो ठीक है इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज मैंने बता दिया, यहां पॉजिटिव चार्ज कैसे बताऊं, क्या प्रोटॉन आएगा इसके ऊपर, नहीं, समझना
एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच और एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ही पॉजिटिव बोल रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है। कैसे हो गई समझो। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो गई, और दूसरी चीज जब इसने इसको पकड़ा, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ये न्यूट्रल हो गया, ये इस पे चिपका क्यों, ये नीचे क्यों नहीं गिर गया। न्यूट्रल होके तो नीचे भी गिर सकता था ना भाई, जब इस पे चार्ज था प्लस माइनस, तो वाटर होता है उसका एक हिस्सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब एक पे क्या होता है, O पे क्या है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, H पे क्या है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करते हैं, ये उस पॉजिटिव नेगेटिव को अपने नेचर के अकॉर्डिंग घोल लेते हैं। माइनस वाला होगा तो इससे उसके पास आ जाएंगे और उसको घेर लेंगे चारों तरफ से, दूसरे मॉलिक्यूल भी होंगे H2 के। प्लस हुआ तो ये वाले उससे उसके पास आएंगे, उसको घेर लेंगे। जैसे मैंने सॉल्यूशन में आपको बताया था NaCl को घोल के। न्यूट्रल वाले में फिर लैटिस एनर्जी वाले दूसरे कॉन्सेप्ट भी आते हैं, वो तो इसमें भी है। और फिलहाल मैं इस पे चलता हूं जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें डेप्थ ना हो, और डेप्थ में जाएंगे तो फिर सिलेबस करना मुश्किल हो जाएगा। सारी यूनिट इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला अभी एडवांस नहीं चल रहा है। एडवांस की बात तो तब कर सकते हैं जब हमारे जो यूनिट आपस में लिंक हो सकती है, वो दोनों तीनों यूनिट मैंने करा दी, उसके बेस पर उन दोनों को मिला के क्वेश्चन कैसा आएगा, तीनों को मिला के क्वेश्चन कैसा आएगा, तब जाके एडवांस की बात हो सकती है, अभी नहीं हो सकती। पर लेवल को पहले से ही थोड़ा सा ऊपर रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सोचो मेंस किया, फिर आपने मेंस ठीक ठाक लेवल पे किया और एडवांस निकल जाएगा, नहीं निकल सकता, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए आप ये गलती ना करें। देखिए शुरुआत से अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया लेके चलो, कि उसमें थोड़ा सा भी आपने ऐड किया और एडवांस के पास पहुंच जाए। शुरू से ही बहुत गैप बना के चलोगे कि बस ये भी कर ली ऊपरी, ये भी कर ली, ऊपरी तौर पे कर लिया, एडवांस का लेवल वहां पे जा नहीं पाओगे, वहां तक जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले अपने लेवल को यहां पे रखो कि हाँ बस थोड़ा सा ऐड किया और हो गया। क्योंकि आपको ढंग से अगर यूनिट आ गई तो उनको इंटरलिंक करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी टॉपिक पे चलता हूं मैं। तो यहां पे सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो Cu2+ था ये न्यूट्रल हो गया, ये नीचे क्यों नहीं गया, इस पे चिपक क्यों गया। तो कॉपर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल होता है और मैलिएबल होता है, और मेटल्स में होते हैं मेटालिक बॉन्ड, और खास तौर पे वो मेटल जो डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं उनमें तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। और मेटालिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं घूमता, सिर्फ वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। जैसे अब जब मैं आपको करवाऊंगा शायद डी ब्लॉक, तब उसमें डेप्थ में मैं बता पाऊंगा आपको मेटालिक बॉन्ड के बारे में। अभी ऊपरी तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ यूं लगा के चलो, अगर ये कॉपर के 3-4 एटम हैं, ये उनकी सेल्स हैं, ये उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल की। तो जो इसका आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, ये सिर्फ इसके चारों तरफ नहीं घूमेगा, ब्लू वाला ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, और जहां तक होगा वहां तक जाएगा। और ऐसे दूसरों के क्या होंगे, वो भी इसी तरह से आएंगे, और इसी चीज का क्या बनता है उनके अंदर, डक्टाइल और मैलिएबल कैरेक्टर आता है उनका, ठीक है। तो ऐसे होते हैं वो। तो ऐसे जैसे ही कॉपर जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसके पास प्लस चार्ज था, ये वहां गया और जाते क्या हुआ, अब जो उसका इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ भी, उसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो छूट नहीं पाए, चिपक जाएगा उसके साथ ही जाके, ठीक है। तो ऐसा इसके मेटालिक बॉन्ड के कारण होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है, देखो पहले थी कॉपर की, जब ये कॉपर की थी तो कॉपर पे क्या है 29 तो है प्रोटॉन और 29 थे इलेक्ट्रॉन, है ना, एटॉमिक नंबर इसका ये होता है। तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक और आ गया, वो था Cu2+, प्रोटॉन तो उसके पास भी इतने ही थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने थे 79, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। अब ये 2 एटम है, या कोई इस इलेक्ट्रॉन पे जितने भी एटम्स थे उनमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी, जितने Cu2+ इस पे चिपकेंगे।
उतने क्या होंगे, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी, सॉरी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन संख्या में क्या है यहाँ पे कम है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम लेके आ रहा है। तो इस तरह ये बन गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी ये है कि ये कहीं से इलेक्ट्रॉन ले, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उससे नॉर्मली ऊपरी तौर पे हम बोल देते हैं भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको नेगेटिव की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, इसके का आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग अपने लेवल पर जितना हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।